देश आजाद होने से पहले यहाँ पे राजा महाराजाओं के साथ रियासतें हुआ करती थी। आप लोग इतिहास में पढ़ते हो, जो कि रियासतें हुआ करती थी। एंड तो में एक वर्ड निकल कर आया कि पंचायत को क्या नाम दिया जाए। तो में छोटी छोटी पंचायतें हुआ करती थी। अब चलो डिस्ट्रिक्ट दे दिया, तहसील, आई मीन सिटी, विलेज, ये तो कॉमन इंग्लिश के वर्ड हो गए। पंचायत और सरपंच और तहसील, ये दो तीन चार ऐसे शब्द थे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे अंग्रेजों के लिए उनकी डिक्शनरी में ऐड करने को। यार पंचायत हमारे इंग्लैंड में तो नहीं होती है, टॉप पे नहीं होती है, या तहसील वर्ड नहीं होता है। हम सब डिविजनल एक पर्टिकुलर एरिया रखते हैं, उसमें ये सारी चीजें होती है। फिर तहसील को एक नाम दिया गया तालुका। अंग्रेजों ने उसको तालुका लिखना शुरू किया, TALUKH। कुछ इंग्लिश पोइट आज भी आप पुरानी किताबें पढ़ोगे तो तालुका वर्ड देखने को मिलता है। फिर भारतीय लोगों ने उसको ऑब्जेक्शन किया, जो भी पढ़े लिखे लोग उस समय थे, 1930 1935 के आसपास की बात है, तालुका वर्ड हमारे नहीं जमता है, तहसील इज तहसील। इसीलिए तहसील की कोई अंग्रेजी नहीं होती है। आप देखो वहां पे तहसील होता है, और तहसीलदार की कोई अंग्रेजी नहीं होती है। तहसीलदार इज तहसीलदार, ठीक है। SDM अलग चीज है, अलग पद है, पर तहसील इज तहसीलदार। ऐसे सरपंच हुआ। सरपंच की इंग्लिश आप ढूंढने की कोशिश करना, शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि पंच सरपंच हमारे यहाँ हुआ करते थे, तो सरपंच इज कॉल्ड स्टिल सरपंच, अभी भी उनको सरपंच ही कहा जाता है। सो शैल वी स्टार्ट आवर क्लास। तो इस लैंग्वेज से लव करो, तो सीखने की कोशिश करो, इससे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि लैंग्वेज के बिना आपके घर में काम नहीं चलेगा। आज कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, एक सुबह उठते आप ब्रश करते हो, टूथपेस्ट है वो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है या जो भी कंटेंट है सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं कहीं से, सब कुछ इंग्लिश है। तो उसको गुलामी फील ना करें कि हम स्लेव है, हम मजबूरी हो गई है। इसको आप थोड़ा पेशन में लाओ, तो आपके लिए इंग्लिश उतनी ही आसान हो जाएगी। क्योंकि स्मार्टफोन हुआ, आपका कंप्यूटर हुआ, सारा सिस्टम हुआ, नौकरियां हुई, सरकारी, प्राइवेट, मल्टीनेशनल बिजनेस, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। व्हाई आर यू सो हैप्पी? इज योर बर्थडे टुडे? इंग्लिश में फेल हुए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंग्लिश में फेल होना कोई थोड़ी ना कि क्या हो गया। जो फेल होता वही तो पास होता है, जो पढ़ता है वही तो फेल होता है, जो एग्जाम देता वही तो फेल होता है, और जिसने एग्जाम ही नहीं दिया घर बैठा, वो क्या फेल और क्या पास? टाइम एंड टेंस। देखो लैंग्वेज है, और काफी लोग ये मानते हैं लैंग्वेज का मतलब बोलना होता है, पढ़ने का मतलब सब्जेक्ट होता है। देखो ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं। ये हम भाषा, अंग्रेजी एक भाषा जिसको, और भाषा के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी टेंस। जिसे हम हिंदी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, एक वर्ड के कितने ज्यादा मीनिंग निकलते हैं। आप खुद कॉमन इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो कि यार मैं मारवाड़ी बोलता हूँ घर पे या हिंदी बोलता हूँ, उस एक वर्ड को मैं कितनी जगह यूज करता हूँ दिन में। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट इंग्लिश को लेकर है, सेम, और सेम किसी भी भाषा को लेकर है। तो वर्ड है ना, वो डिपेंड करता सिचुएशन के ऊपर कि हम कहाँ पे किस वर्ड को कैसे यूज कर रहे हैं, दैट मैटर्स। तो रूल समझिए। बढ़ते बच्चों, आज की क्लास के लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ से आए थे। कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको परफेक्टिव भी कहा जाता है। अभी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आ रही है धीरे धीरे, और बच्चों को ग्रामर सिखाने के लिए ट्री डायग्राम्स के प्रयोग किए जा रहे हैं। हालांकि अभी हम ये चीज आप लोगों पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी आप इसी पैटर्न पे वर्क करें। हो सके भविष्य में ट्री डायग्राम में भी ऐड हो जाए। ट्री डायग्राम का मतलब होता है कि पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा हुआ है, आप उसका ट्री डायग्राम बनाओ। इतने शार्प हो जाने चाहिए कि सेंटेंस को देखते बच्चे कि हाँ यार ये वर्ब है, ये नाउन है, एडजेक्टिव, ये कंजंक्शन, तो उसका पूरा ट्री वुड मतलब ड्रॉ कर दे विद इन 30 सेकेंड्स। तो क्या होता है कि उनकी मेमोरी और बढ़ती है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, पेडागोजी कहते हैं अपन, टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे, शिक्षा नीति जिसको अपन कहते हैं। तो ग्रामर पे और अच्छी पकड़ हो सकती है। चलो परफेक्ट टेंस में कोई भी पूरा होने वाला काम, यट का प्रयोग अपन ने कल सीखा। नेगेटिव सेंटेंसेस में अपन यट का प्रयोग लेंगे। हैव और हैड को मैंने साथ में लिया, क्योंकि हैव का मीनिंग मेन वर्ब के तरीके से भी हो सकता है। देखो एक वर्ड है बी, बहुत ही शानदार वर्ड है इंग्लिश का। मैं शानदार इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अलग अलग यूजेज हैं। बी का प्रयोग अपन कॉमनली लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है कि बी फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। हाँ,
इजेमार वोजवर, ये क्या है? बी फॉर्म से। पैसिव वॉइस कहता है कि मेरे सेंटेंस में बी आना चाहिए, इजेमार वोजवर आना चाहिए, किंग बीइंग भी आ सकता है, ये बी फॉर्म से। पहला वे तो ये हुआ। दूसरा हुआ कि अगर मैं कहूं कि बी एक फर्स्ट फॉर्म है, और इसके अगर अपन सेकंड और थर्ड फॉर्म की अगर अपन बात करें, उसके बाद अगर मैं आईएनजी फॉर्म ले लूं, ये हो गया बीइंग, फिर मुझे लेना है सेकंड फॉर्म, फिर लेना है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हो गई अपनी आसानी से बीइंग। अब बताओ इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? यहां थर्ड फॉर्म ही लेंगे इस टेंस में, बट सेकंड फॉर्म भी लेनी पड़ती है। क्या होती है? वोजवर, नॉट इज एम आर, वोजवर। तो बी का मतलब होता है होना या होके होना। क्या मतलब है? समझे नहीं आप। होना, होके होना, क्या हुआ? जैसे आप कहते हो कि मैं दिल्ली जाता हूं, वो यानी जाना। मैं दिल्ली आता हूं, कम यानी आना। वो का मतलब जाना, कम का मतलब आना। और अगर मैं ये कहूं कि होके आना, तो वो होता है बी। मैं दिल्ली होके आया हूं, ऐसा सेंटेंस हम कई बार बोलते हैं। मैं जयपुर होके आया हूँ, ये सेंटेंस एग्जाम में आया हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें। मैं जयपुर होके आया हूँ अभी रिसेंटली, पहले। मैं अमेरिका होके आया हूँ। कहीं होके आना यानी जाके आना। क्वेश्चन ये होता है कि वो लगाए कि कम लगाए, दोनों नहीं लगेगा, बी लगेगा। सेंटेंस हुआ आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली होके आ चुका हूं। अब जब ये सेंटेंस नजर आता है, काफी स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ये यहाँ पे बीन क्या कह रहा है। एक तो अपन आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी वो टेंस यूज करते हैं, जो हमारा अगला परफेक्ट टेंस है। अब इसमें वो तो है नहीं कहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट, फिर खाली बीन लिखा हुआ है। फिर दूसरा इंटेंशन होता है कि यार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपन पैसिव वॉइस के साथ बीन का प्रयोग करते हैं, है ना? यही तो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस के साथ बीन लगता है। अब ना तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और ना ही ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस है, के बावजूद यहाँ पे बीन लगा हुआ है और सेंटेंस में कोई एरर नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बीन है यहाँ पर, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक शब्द होता है बी, जिसका मतलब होता है होके आना, कहीं जाके आना। तो अपन यहाँ बी, इज इट क्लियर? बस इसका प्रयोग जाके आने के लिए होगा, होके आने के लिए होगा। पहला यूज मैंने इसका बताया आपको, तो अपन बी फॉर्म्स कहते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब। एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं। He has never been to America. He has never been to America. वो कभी भी अमेरिका होके नहीं आया। We have not been there. हम वहां नहीं होके आए। ऐसा कोई भी सेंटेंस आपसे एफर्मेटिव बनाओ या नेगेटिव बनाओ, प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें तो हैव हैज के बाद ये बी नजर आना चाहिए थर्ड फॉर्म पे, और ये एक्टिव वॉइस का पार्ट है। अंतिम चीज, एक वर्ड होता है बिकम, को भी बी कहा जा सकता है। बिकम का मतलब बनना होता है। आई वॉन्ट टू बिकम एन अग्निवीर, ठीक है? इस चीज को आप ये भी कह सकते हो, आई वॉन्ट टू बी एन अग्निवीर। तो यहां इस बी का जो अर्थ है वो है बिकम। बी अलग अलग रूप में नजर आ रहा है आपको, सब जगह इसका अर्थ स्टार्ट है।
यस क्लियर, हैव डन, लिख लिया सबने पीछे। तो ये बीन का कॉन्सेप्ट है कि होके आना, आप इसमें लिख लोगे, हो सके आप भूल जाओ आगे चल के इसका मीनिंग क्या था, हिंदी मीनिंग क्या था। तो आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली होके आया हूँ, मैं दिल्ली होके आ चुका हूँ, ये भी लिख सकते हैं, दोनों हिंदी है। मैं दिल्ली होके आया हूँ या मैं दिल्ली होके आ चुका हूँ। तो होके आना का यहाँ जो डेफिनेशन है वो है जाके आना। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स लास्ट एयरफोर्स एग्जाम में इंग्लिश में फेल हुए थे? ओके, नो प्रॉब्लम। जिनके नंबर 8 से नीचे थे, बात पर करो, 8 से नीचे थे। ओके, देखो पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 नंबर चाहिए, इंग्लिश का ये सिस्टम रहा है। बाकी आप रागा में है या एक्स ग्रुप के लिए है तो उसके लिए आपको मार्क्स बनाने पड़ेंगे। खाली क्वालिफाई करने से आप मेरिट में नहीं होगी। फेज 2 पे जाने के लिए आप कट ऑफ का हिस्सा, मान लो फेज 2 में चले भी आप गए तो आपको पता है कि यार मैं पास तो हुआ हूँ तीनों सब्जेक्ट में, फेज 2 में भी जा रहा हूँ, जीडी भी कर रहा हूँ, फिजिकल भी कर रहा हूँ, तो मेरिट में आप लोग नहीं आओगे। एवरेज कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपको फेज 2 में या फाइनल मेरिट के लिए चुना जाता है दोनों चीजें। इंग्लिश की जो स्ट्रेटेजी है, फिजिक्स और मैथ्स में 8 नंबर पे क्वालिफाई पास कर दिया जाता है। और क्या अभी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज है? नहीं है ना, अभी हटा दिया। बीच में ये हुआ था, होता रहता कई बार, दूसरे स्टेट वालों को कई बार फायदा मिल जाता है, जहाँ से लोग कम जाना चाहते हैं, आसाम वगैरह हुए, गुजरात वगैरह हुए, ऐसा हुआ है। हाँ, एयरफोर्स में भी हुआ है ना, नेवी में अभी भी होगा, एयरफोर्स में भी पहले हुआ था। ये बीच में होता रहता है, हटता रहता है। अगर किसी स्टेट से जवान कम आ रहे हैं को प्रमोट करने के लिए कि यार सेना में एक स्टेट आ जाएगा तो काम नहीं चलेगा, अगर राजस्थान हरियाणा ही पूरी सेना संभालेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। इसी वजह से स्टेट की कट ऑफ काफी कम की जाती है, क्वालिफाइंग पे वो मेरिट में आ जाती है। इंग्लिश में कम से कम आपको 13 नंबर लाने एक्चुअली, और एक सब्जेक्ट में आप नो डाउट अच्छे होंगे, चाहे फिजिक्स होगा या मैथ्स होगा, एक सब्जेक्ट में आपको 80% प्लस कोर्स करना है। जैसे 25 नंबर का आपका है फिजिक्स है, कुछ बच्चे फिजिक्स में 25 में से 22 ले आते हैं, या मैथ्स में 22 ले आते हैं, मैथ्स में आ सकता है। हाँ, न्यूमेरिक का इशू रहा फिजिक्स में, नो प्रॉब्लम। एक में आप अच्छे होने, इंग्लिश में 20 नहीं आते, कम आते, आए हैं बच्चों की इतना नहीं, कम है। क्यों? क्योंकि 13 नंबर की देखो ग्रामर है, सिलेबस आपको पता होगा, 12 या 13 नंबर की ग्रामर है, कभी 12 कभी 13। आप पेपर को पास करोगे ग्रामर से, लगभग 100% नंबर आप ग्रामर में ला सकते हो, थोड़ी सी सही रणनीति से अगर तैयारी करते हो। 13 या 12 में से 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा आपके ग्रामर, कोई नहीं। 100% आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, आ जाएंगे, पास हो गए। अब बचा आपका पैराग्राफ 3 और 4 नंबर का, या तो 3 का आएगा या 4 नंबर का आएगा। जैसे इसके दो पैराग्राफ कह दूं तो 2 नंबर कोई भी ला सकता है, 10 और 2 12। अब बचता है 1 नंबर का खेल, जो आपको वोकैबुलरी में से उठाना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइटम फ्रेज, ये आपको नंबर दिलवा सकती है। एंटोनिम सिनोनिम लगभग गलत होता है ऑलमोस्ट, उसमें से स्पेल्ड आ गया, अगर वो पता है आपको, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो उसको, लीव इट, आप तुक्का ना लगे। अपनी रणनीति ये 12 13 14 नंबर तक ही रखें, अगर आप ये लाते हो तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, और ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। पैराग्राफ के लिए एक ही फंडा है, वो है प्रैक्टिस। पैराग्राफ के लिए वोकैबुलरी रोल प्ले करती है बड़ा, कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, आपको पैराग्राफ का अर्थ आएगा, आप उसका आंसर निकाल पाओगे। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रैक्टिस, कि आप रोज का एक नियम बना लो कि मुझे डेली का एक पैराग्राफ करना है, ठीक है ना। सोल्व करो, कोशिश करो, फिर आंसर देखो, गलती होती सीखोगे, फिर प्रैक्टिस करो। आने वाले 10 दिन तक, 15 दिन तक ये काम करो, 16 दिन आपको पैराग्राफ आसान लगेगा। अगर आप पैराग्राफ नहीं कर रहे हैं और आप 10 दिन बाद टेस्ट दे रहे हैं तो आपको उसमें जोर आ रहा है कि यार ये आंसर क्यों नहीं छोड़ रहा, टाइम ज्यादा क्यों लेता है। पैराग्राफ को सबसे लास्ट में करें, सबसे पहले ग्रामर की क्वेश्चन, सबसे ये स्ट्रेटेजी होती है जो टाइम आपको वहां पे मिलता है 20 क्वेश्चन को सोल्व करने का। वो अपनी अपनी मानसिकता है, काफी लोग फर्स्ट पैटर्न को ज्यादा फॉलो करते हैं, पैसेज को पढ़कर फिर आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। लगभग 80 to 90% इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। बातें नहीं प्लीज, हेलो सारे, नहीं ऐसा नहीं है, सेम ही रहता है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। क्लोज टेस्ट थोड़ी आता है एयरफोर्स, क्लोज टेस्ट बताओ, क्लोज टेस्ट नहीं आता है। शिफ्ट के अकॉर्डिंग पेपर अलग होता है, क्वेश्चन अलग होता है। उसमें क्या होता है कि मान लो 3 दिन एग्जाम चलता है, रेट ज्यादा है ना आजकल, एक दिन में तो होता नहीं है। अब आज जो पेपर आया सेम कल तो आएगा नहीं,
ना उसमें चेंज होगा, लेकिन लगभग इक्वल रहता है, लगभग इक्वल रहता है। वो आपका लक है कि यार कल वाले पेपर के 4 क्वेश्चन आ रहे थे, आज नहीं आ रहे हैं, तो आपका लक गुड लक बैड लक हम कह सकते हैं। बाकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग पेपर चेंज होता है, लेकिन एक दिन में एक ही पेपर होता है पूरे हिंदुस्तान में, जहां जिन जिन कंट्रीज में होता है। ऑनलाइन जनरेट होगा पूरा भी, ठीक है, अकॉर्डिंग पेपर रहेगा। देखो, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड टाइम, जब सेंटेंस इस तरीके से शुरू होता है, ये पहली बार है, ये दूसरी बार है, ये तीसरी बार है, तो वहां उसके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। It is the first time that ये क्वेश्चन एयरपोर्ट्स में क्लिक किया हुआ है। इट इज द फर्स्ट टाइम दैट, ये पहली बार है कि वह वहां गया है। अब एक्चुअली यहाँ पे हैव गॉन भी आ सकता है, हैज गॉन भी आ सकता है जी। हाँ, बीन अभी आपने रिसेंटली सीखा है थोड़ी देर पहले ही कि गो और कम के स्थान पर हम बीन का प्रयोग करते हैं होके आने के लिए। अगर यहाँ पे मैं हिंदी मैच करूं तो चारों ही ऑप्शन में एक परफेक्ट हिंदी मैच होगी। हम हिंदी में ऐसा कहते हैं, ये पहली बार है कि मैं दिल्ली गया, या पहली बार है कि मैं वहां जाता हूँ, ये पहली बार है कि मैं वहां जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये पहली बार है कि मैं रहा हूँ, ये बहुत कॉमन है हिंदी में कहना, कोई एरर नहीं है। और ये पहली बार है कि मैं वहां जा चुका हूँ, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन हिंदी से मैच हो रहे हैं। अब स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं एकदम से कि यार ये है क्या यहाँ पर। तो अगर आपको द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम का रूल पता है तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि इसके साथ हमेशा परफेक्टिव यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगता है। अब परफेक्ट टेंस का ऑप्शन भी नजर आना चाहिए। अब आपको बीन वाला रूल भी पता होना चाहिए, जो भी हमने रिसेंटली पढ़ा था। इन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है करेक्ट ऑप्शन। तो एयरफोर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल एकदम सीधे नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान में नहीं कह सकता। प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान है, अनप्रिपेयर्ड के लिए जीरो भी आते हैं। अच्छा, हेज नहीं लगाया क्या मैंने? हाँ, ओके ओके, या स्माइल हैज बीन बिल्कुल आएगा, ऐसे तो नहीं होगा ही बीन डियर। परफेक्ट टेंस बनेगा बिल्कुल परफेक्टिव, ही हैज बीन। या गुड। सो ये पहली बार है कि वह वहां के जा चुका है, ही हैज बीन। तो हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा हैव हैज प्लस हैव। ऐसे कोई भी हम सेंटेंस ले, ही जो सकता है, वो जो सकता है। इट वॉज द सेकेंड टाइम दैट, हालांकि यहाँ पे इज रखें तो ठीक रहेगा क्योंकि ये फिर टेंस का एरर हो जाएगा अगला पार्ट, तो आगे लूंगा मैं सेकंड फॉर्म वाला। इट इज द सेकंड टाइम दैट ये दूसरी बार है कि उसने इंडिया का एग्जाम क्वालिफाई किया है या पास किया है। तो आपके सामने है, आसान है, शी हैज पास्ड द इंडिया एग्जाम। अंतिम चीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितनी बार भी ये आ सकता है। मेरे डॉट डॉट का मतलब है थर्ड टाइम, सेकंड टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम, एट टाइम, 10th टाइम।
भी आ सकता है। अब इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उससे पहले आर्टिकल द का लगना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये यहाँ पे क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है ग्रामर का कौन सा वर्ड है ये, इसको क्या कहेंगे हम, हाँ, ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, हाँ ठीक है, ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। देखो ये आसान, ये टाइम देख लो ना, टाइम क्या है, नाउन है, टाइम यहाँ पे क्या नाउन है, टाइम का टाइम्स भी बनता है, ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया, ऑर्डिनल नंबर है ठीक है, बट ये एडजेक्टिव हो गया। और फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने साथ ये क्या लेते हैं, आर्टिकल सेकंड के ऊपर, तीसरा टर्म देखो। यस बढ़िया आगे। तो इट इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कुछ भी हो हमेशा लेगा अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैव इज थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल का मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कि जब ये स्ट्रक्चर हमें नजर आए तो दोनों तरफ के टेंस को हमें देखना पड़ेगा, सिंस के इस तरफ क्या है, सिंस के इस तरफ क्या है, इधर पास्ट सिंपल इधर प्रेजेंट परफेक्ट।
5 months हैव स्पेंट, 5 महीने बीत चुके हैं, सिंस आई वेंट टू माई होम, मुझे घर गए हुए। जैसा सेंटेंस अगर हमें कहना हो, 3 दिन हो गए हुए उससे मिले हुए, 4 दिन हो गए उससे बात की हुई, 5 दिन हो गए खाना खाए हुए। ऐसा कोई भी सेंटेंस अगर हम कहना चाहें तो यहाँ पे 2 टेंस हमें लेना पड़ेगा। बीच में होगा सिंस, क्योंकि ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट कर रहा है। 5 months है स्पेंट सिंस आई वेंट टू माई होम, जब से मैं घर गया। बस इस प्रकार के स्ट्रक्चर में यही देखें, यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट नजर आए और यहाँ पे आपको पास्ट सिंपल नजर आए। चलो देख लो, काफी इंपॉर्टेंट रूल है। चलो एक बार बोर्ड पे सबकी नजर। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इट इज के बाद हमें द प्लस एस डी नजर आई, सुपरलेटिव डिग्री, नो डाउट सुपरलेटिव डिग्री के साथ द तो लगता ही है। उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, परफेक्टिव टेंस का प्रयोग करेंगे। इट इज द वर्स्ट सिचुएशन, सबसे बुरी स्थिति, बेड वर्स्ट वर्स्ट सिचुएशन दैट आई हैव एवर अंडरगोन, जिससे मैं गुजरा हूं। सबसे बुरी स्थिति थी मेरी लाइफ की जिससे मैं गुजरा हूं, ये कुछ ऐसा वाक्य है। तो अगर ये बनावट आपको नजर आई एज इट इज रूल के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है, उसके साथ भी हमें परफेक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट को लेना है, हैव इसके साथ थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे गोन थर्ड फॉर्म है, वाक्य को थोड़ा सा लंबा किया जा रहा है तो कंफ्यूज मत होना, एवर भी आ रहा है, अंडर भी आ रहा है। अंडरगोन का मतलब होता है किसी डोर से गुजरना। अंडरगोन ये किसी अंडरग्राउंड से अपन नहीं निकल रहे, ठीक है ना। गो का मतलब जाना, गोन और अंडर यानी उसके नीचे से। ये लाइफ की सिचुएशंस है, जीवन के उस पड़ाव से मैं गुजरा हूं, तो उसको कहते हैं अपन अंडरगोन, एवर अंडरगोन। एवर का मतलब कभी, जभी, तभी, इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो पूरा अर्थ हुआ, इट इज द वर्स्ट सिचुएशन, ये सबसे बुरी स्थिति है, दैट आई हैव एवर अंडरगोन, से मैं गुजर चुका हूं। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स।
तो ये जो परफेक्ट में आज अपन ने पढ़े हैं, इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एग्जाम में आता है तो निश्चित तौर पे इन्हीं रूल्स में से 2, 4, 5, 6 रूल्स आज की क्लास में क्लिक हुए पूछे जाएंगे। ये वो एग्जाम नहीं है कि जहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब लगती है, कि हैव इसके साथ थर्ड फॉर्म को फॉलो करें। एक लेवल होता है किसी भी एग्जाम का, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सिखाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, फिर उनको सिखाते हैं कि चुका चुकी चुके होता है ना। मैं कहता हूँ मैं आ गया, इसमें कहाँ चुका चुकी ना, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले स्कूल में कुछ सिखाते हैं, कंपटीशन में कुछ सिखाते हैं और काम कुछ और करते हैं ना। सिस्टम थोड़ा सा इसी तरीके से कंफ्यूज रहता है, पढ़ना कुछ और है, करना कुछ और। तो अगर स्कूली शिक्षा में ग्रामर को थोड़ा सा स्ट्रेस कर दिया जाए, स्कूली शिक्षा जो है हमारी वो चलती है कंपोजिशन, यानी लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, कंपोजिशंस लिखना, एसेज लिखना, वो भी अच्छा है। राइटिंग स्किल को लेकर बहुत अच्छा है। स्पीकिंग को लेकर वर्क नहीं होता है, लिसनिंग को लेकर वर्क नहीं होता, ग्रामर पे वर्क नहीं होता। स्पेशली ग्रामर के बिना लैंग्वेज अधूरी है दोस्तों। जब तक शब्दों का नॉलेज नहीं होगा किसी को भी, वो इम्पेक्ट करता है। अगर आपके छोटे भाई बहन अभी हैं, जिस भी क्लास में है, वो 8वीं 10वीं 12वीं, आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि आप लोग भी ग्रामर सीखें। आपने जो नोट्स बनाए ना, ये काफी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपने अच्छे से उनको लिखा है और रफ नोटबुक में लिखा है, कहीं डाला तो पता नहीं, रफ में लिखा है जाके फेंकते हैं, कल नोटबुक मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो दूसरी हालात। एक होता है कि पर्टिकुलर नोट। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, एसएससी की तैयारी के लिए जब मैं दिल्ली रहता था, मुखर्जी नगर, 2005-6 की बात है, तो जो मैंने लिखा था वो आज भी मेरे पास है, ठीक है ना। जो रिटर्न, जो कॉन्सेप्ट, जो रूल, ये सब कुछ पढ़ा हम लोगों ने, बोर्ड पे लिखा है, तो सब कुछ आज भी लिखा हुआ है। अपने नोट्स को आप संभाल के रखें, जीवन भर आपके लिए काम आएंगे, आपके साथ साथ आपके छोटे काम आएंगे। अगर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसको अच्छा कंटेंट मिल जाए लिखा हुआ, उससे भी लर्न कर सकता है। कंपटीशन बेस के ऊपर थ्योरी नहीं चलती, थ्योरी नहीं कहूंगा, थियरी कहूंगा मैं, थ्योरी गलत उच्चारण है। हम जनरली जिसको थ्योरी कहते हैं वो थियरी होता है, एक्चुअली थ्योरी नहीं होता है। तो कंपटीशन में थियरी नहीं चलती है, कोई रूल ऐसे लिखा नहीं जाता कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका चुकी आता है, रहा रही, गागी गे, साथी थे, सारेगामापा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ क्लिक है, रूल है और ऑप्शन आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखो बेसिक चीजें आपको पता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस पे क्या होता है, हैव बीन, हैज बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। स्ट्रक्चर से आई होप सारे लोग फेमिलियर हैं कि हैव या हैज के साथ बीन लगाकर मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। कि एक्टिव वॉइस में बीन लग जाता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, कभी सोचा आपने? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, चार टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता? आप बना के देखो, बनेगा नहीं। कि पैसिव का मतलब होता है कि उस बात को अलग तरीके से कहना। मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, बात बैठ गई, ठीक है ना। मैं 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, 15 साल हो गया, लगभग 16 साल शुरू हो गया। 3 अक्टूबर 2008 को पढ़ाना शुरू किया था, 3 अक्टूबर 2008 को फर्स्ट टाइम मार्कर उठाया था, यहाँ से मैं पढ़ा था उस इंस्टीट्यूशन में। तो मैं कहूँ कि मैं 15 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अब इसका मैं पैसिव वॉइस बनाऊं, बन जाएगा? कोशिश करो, नहीं बनेगा। मीनिंग चेंज हो जाएगा, अर्थ चेंज हो जाएगा, तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो एक्टिव से पैसिव, हाँ बोलो क्या कह रहे, बोलो। 15 साल ऑब्जेक्ट है मेरा, इसको सब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ 15 सालों से, 15 सालों को सब्जेक्ट बनाओ। एक्टिव पैसिव यही होता है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। 15 साल एक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकते, तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आप और भी एग्जांपल लेना, नहीं बनेगा। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में अपन हैव बीन, हैज बीन प्लस आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। सिंस फॉर का इसमें रोल है, स्पेशली सिंस या फॉर। सभी को पता है कहां सिंस लगाना, कहां फॉर लगाना, यस या नो? आसान है कि एक निश्चित समय होता है, सर्टेन जो टाइम होता है, निश्चित समय, उसके लिए सिंस लगाते हैं अपन। ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ये कहूं तुम्हें, और ये होता है पीरियड ऑफ टाइम।
पीरियड ऑफ टाइम, एंड इसको हिंदी में कहते हैं समय की अवधि। अवधि हो गया। इसमें सिंस में सर्टेनिटी हो सकती है, लेकिन हमें शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि 2008 से मैं पढ़ा रहा हूं, एक निश्चित समय हो गया, तो मैं सिंस से लगाऊंगा। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है बचपन से, चाइल्डहुड, तो ये निश्चित समय हो गया। कोई व्यक्ति पिछली दीपावली से ये काम कर रहा है, ये निश्चित समय हो गया। अब एक्चुअली दीपावली का समय नहीं पता कि एग्जैक्ट किस डेट को था, बट वो एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, वहां आप सर्टेनिटी को समझेंगे। और के साथ प्रॉब्लम नहीं है। जनरली जब आपके सामने ये आता है कि 3 साल से 4 साल से, तो बड़े आराम से आप कोर का चुनाव कर लेते हैं। लेकिन जब कई बार ऐसे वर्ड निकल कर आते हैं, देखिए एजेज या डिकेड्स, तो थोड़ा कंफ्यूजन कई बार पैदा हो जाता है। डिकेड्स का मतलब होता है दशकों, 10 सालों, दशक का अपन डिकेड्स कह सकते हैं। और एजेस का मतलब होता है वर्षों से। एज का मतलब उम्र है, लेकिन एजेस का मतलब होता है सालों से या वर्षों से। अब इसमें कितने वर्षों है? नो डाउट वर्षों है तो 2 से तो ज्यादा ही है ना। अब वो 300 सालों से हो सकता है, 2 साल से हो सकता है, वर्षों से, बस हमें तो ये ध्यान रखना है। और ये जो इंडिकेशन है, ये पीरियड ऑफ टाइम का होता है। हाँ, इसको बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा गया। अगर ये टेंस एग्जाम में आता है तो सिंस और फॉर के ऊपर बेस्ड रहेगा। खाली प्रेपोजिशन पूछी जाती है, सिंस और फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन का भी काम करती है। सिंस और फॉर यहाँ पर क्या है, ये इस टेंस की पर्टिकुलर एडवर्ब्स का भी काम करती है। जो सिंस वर्ड है ना, ये पर्टिकुलर एडवर्ब का भी काम करती है, पॉइंट को इंडिकेट करती है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो टाइम को इंडिकेट करने वाली एडवर्ब है ये, ड्यूरेशन को इंडिकेट करने वाली एडवर्ब होगी। ये कनेक्टिव भी है कहीं, ये प्रेपोजिशन भी है कहीं, और ये एडवर्बियल पार्ट है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस। तो कोई भी एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश में वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैंने वहां पे टाइम इंडिकेट नहीं किया साफ तौर पर, ईयर को भी नहीं लिखा, और पीरियड ऑफ टाइम को साफ तौर पे नहीं दर्शाया, एजेस लिखा हुआ है। आई हैव बीन टीचिंग, आपके सामने रूल पड़ा हुआ है, एजेस। बस इसमें इतना ही है, खाली आपको स्ट्रक्चर पता है, और सिंस फॉर के साथ लगने वाले टाइम को आपको राइट डाउन।
हो गया। इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? अभी आप लोगों ने सीखा है, जाना है, पढ़ा कि लास्ट नाइट एक पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन लास्ट नाइट पीरियड ऑफ टाइम भी है ना। कैसे? देखो, लास्ट नाइट जो वर्ड है ना, एक्चुअली जैसे फर्स्ट और लास्ट होता है, ऑर्डिनल पार्ट में ये जाता है, नाइट यहाँ पे नाउन हो गया, नाइट का नाइट्स हो सकता है। इसका मतलब लास्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। आप लोगों ने पढ़ा है कि एडजेक्टिव पहले आर्टिकल लगता है। जब सेंटेंस में नाउन है और एडजेक्टिव है तो आर्टिकल तो लगेगा, एडजेक्टिव से पहले लग जाएगा। द फर्स्ट अपन ने लगाया था, द लास्ट मूवमेंट हम लिखते हैं, द लास्ट एक्टिविटी लिखते हैं, द लास्ट प्रोग्राम लिखते हैं, द लास्ट फंक्शन लिखते हैं, द लास्ट एक्टिविटी लिखते हैं। ऑर्डिनल का रूल ये भी कहता है, ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों में ये कहा जाता है कि हमें बातें नहीं बच्चों, फर्स्ट लास्ट सबसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल सिंस वाले सेंटेंस में सिंस और लास्ट के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा। अगर आप लगाते हो तो एरर है, लेकिन फॉर और लास्ट के बीच में आर्टिकल से निश्चित आएगा। इट मींस रूल ये कहता है कि सिंस लास्ट नाइट कह दो चाहे फॉर द लास्ट नाइट कह दो, है दोनों का प्रयोग ग्रामर में सही माना जाता है। ये भी करेक्ट है। अगर आपको कहीं लास्ट नाइट से पहले फॉर लिखा हुआ नजर आए और आर्टिकल द लिखा हुआ नजर आए तो सेंटेंस में एरर नहीं है। और अगर लास्ट नाइट लिखा हुआ है, सिंस लिखा है और द लग गया, एरर डिटेक्शन में क्या होता है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि सिंस आ गया, लास्ट नाइट आ गया, करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे द लगा दूं तो गलत हो जाएगा। सिंस द लास्ट नाइट अगर मैं ये लिखूं तो ये यहाँ पे एरर होगा, और अगर मैं वहां से द हटा दूं तो वहां पे एरर होगा। तो लिखिए अच्छे से चारों वर्ड्स को, और जो एरर पार्ट है उस पर क्रॉस बनाइए।